महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा जी, स्वागत है मैम आपका इस खास कार्यक्रम कि राजस्थान के प्रवासी जो दूर दराज में जाकर रहने लगते हैं, देश विदेशों में जाकर बसने लगते हैं, वो हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं। देखिए, हमारे लिए वो हमेशा से महत्वपूर्ण है और एक पूरे विश्व में हमारी पहचान है मारवाड़ीज मीन्स व्यापारीज, टॉप के व्यापारीज। और एक हमारे हिंदुस्तान में तो कहावत भी चलती है, जहाँ ना पहुंची मालगाड़ी वहाँ पहुंचा मारवाड़ी। सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य वाली बात ये है कि हमारे यहाँ के लोग अपनी इस कल्चर को, अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेशों में जाते हैं, दुबई जैसी जगह पर जाकर उद्योग करते हैं, वहाँ पर व्यापार करते हैं। तो देखिए, काम के लिए लोग जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी मूल को, अपनी जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कहते हैं जो जड़ से हिल जाता है ना, वो पेड़ फिर मर जाता है। झुंझुनू में आप सबसे ज्यादा प्रवासी पाएंगे। जो सारे लोग निकले, बिरला ग्रुप हो, पूजा ग्रुप, सब लोग निकल कर रहे हैं राजस्थान से, तो एक वो उनका रीजन बना कि व्यापार बाहर करना। वोट लेने के लिए उनका डाटा खंगाला जाता है, उन्हें पूछा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। तो हमारे लिए वो केवल वोटर नहीं है, वो वोट के अपने मताधिकार का उपयोग करे, ये उसका अधिकार है। तो हम क्योंकि केवल सत्ता को पाने वाली पार्टी नहीं, तो वो हमारा परिवार है। परिवार तो एकत्रित होना चाहिए। लोकतंत्र सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है। और त्योहार पे जैसे आप दीपावली या होली है, सबको बुलाते हो ना घर पर, तो हम लोकतंत्र के त्योहार पर बुलाते हैं सबको, अपने घर आइए, त्योहार पर मनाएंगे और एक मजबूत सरकार चुनेंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे। आज हमारा युवा नए स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रख रहा है और खुद से कुछ ना कुछ नए तरीकों से उद्योग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस बहुत सारे हमारे हाथों के अंदर है। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, 2047 को हम दूर रखें, 2028 की बात करें तो कितना क्या कुछ बदलाव हो गया। पहले हम लोग एक इमेजिनेशन में देखते हैं तो नौकरी मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और जिसका बहुत बड़ा सपना है वो IPS IAS बन जाए, या छोटी मिडिल लेवल पे आओ तो टीचर बनना है। आज आपके भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले नहीं। Why you are always keep your hand behind? प्लीज दीजिए, आप इस तक आइए। कि यहाँ से जो व्यक्ति प्रवास करके जाता है उसे विदेशों में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरी सरकार उस प्रतिबद्धता से काम कर रही है। विदेशों में बसे भारतीय, देश भर में बसे जो हमारे राजस्थानी, उन पर भी पूरा फोकस हो। इसीलिए आपने मुझसे पहला क्वेश्चन किया था ना, लोग हमारे लिए क्यों अट्रैक्ट है हमारे कल्चर के लिए। हमने पूरे विश्व को परिवार माना है, हमने पूरे विश्व के कल्याण की बात करी। राजस्थान प्रवासियों को पूजा कपिल मिश्रा क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगी, जहाँ भी रहे दुनिया में अपना नाम आपने स्थापित किया है, राजस्थान को पहचान दी है, कहीं भी रहे अपनी जड़ों से जुड़ते रहे, अपने प्रदेश के लिए, अपनी माटी के लिए कुछ करें, या निवेश करने के लिए आ रहे बाकी लोग जो छूट गए वो भी आइए, अपने प्रदेश को, अपनी माटी को, इसकी खुशबू को पूरे विश्व में फैलाइए। प्रवास अर्थात साधारण शब्दों में कहूँ तो किसी भी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना। मुख्यतः प्रवास किन्हीं कारणों की वजह से होता है, शिक्षा का अभाव या फिर आय का साधन नहीं होना। लोग अपने क्षेत्र को, अपने जिले को, अपने इलाके को और अपने राज्य को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं ताकि आय का साधन हो और उसमें शिक्षा मिले या रोजगार जो है वो पूरी तरह से ले पाए। राजस्थान प्रवासी में आज हमारे साथ इसी प्रवास कार्यक्रम के लिए मौजूद है महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा जी। स्वागत है मैम आपका इस खास कार्यक्रम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी और राजस्थान में राइजिंग राजस्थान जैसा कार्यक्रम होने के बाद भी आपने हमें समय दिया। देखिए, आप इतना अच्छा आयोजन है, जो शब्द है ना प्रवासी राजस्थानी, और एक सहयोग देखिए कि आप जब ये आज हमारे बीच जब ये संवाद हो रहा है, तो राजस्थान राइजिंग का आज स्पेशल जो सत्र है वो प्रवासी राजस्थानी, इसी प्रवासियों को लेकर, स्पेशली प्रवासी राजस्थानी को लेकर है। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस वातावरण में मुझे ये बात करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहला सवाल मैं यही रखना चाहूंगी कि राजस्थान के प्रवासी जो दूर दराज में जाकर रहने लगते हैं, देश विदेशों में जाकर बसने लगते हैं, वो हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं? देखिए, हमारे लिए वो हमेशा से महत्वपूर्ण है, विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगी। आज शायद ऐतिहासिक जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हो रहा है, 32 लाख करोड़ के जहाँ हुए हैं, तो उसमें एक सत्र विशेष रखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी में अब से नहीं पार्टी बनी तब से प्रवासी प्रकोष्ठ की तरह हम काम करते हैं। तो हमारे लिए हमारे अपने लोग
जो किसी भी कारण से किसी भी विषय को लेकर, किसी भी जीवन यापन को लेकर वो बाहर गए हैं, तो हमारे लिए उनकी महत्वता कहीं कम नहीं होती। अगर घर के परिवार का कोई सदस्य कुछ कमाने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, किसी भी जरिए से बाहर जाता है, परिवार का वो सदस्य रहता है। हम उस पारिवारिक भाव को लेके चलने वाली पार्टी है, तो हमारे लिए वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब परिवार में अगर 10 बच्चे होते हैं, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, बट परिवार होता है, इसलिए हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अभिन्न अंग है, हमारा परिवार है। मैम आप देखिए कि सबसे ज्यादा लोग जो है प्रवास करते हैं शिक्षा के अभाव की वजह से। राजस्थान में चलो अब तो काफी डेवलप हुआ है, अब तो शिक्षा के अभाव नहीं देखे जा रहे। शिक्षा के लिए सरकार ने काफी योजनाएं निकाली है और स्कूल कॉलेज अब तो गांव-गांव ढाणी-ढाणी भी देखने को मिल रहे हैं। पहले के समय में प्रवास होता था तो आमतौर पर माना जाता था कि युद्ध का डर या फिर राजा से प्रजा परेशान होती थी, इस वजह से प्रवास करती थी। लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां को छोड़ करके लोग प्रवास कर जाते हैं और वहां जाकर बसने लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है बाहर निकल करके दुनिया देखना वो एक अलग बात है, लेकिन रहने लग जाते हैं। देखिए पूजा जी, एक आपने जैसे पहली बात कही कि लोग पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए जाते थे। ये मूवमेंट रहता है कि अगर आपको स्कूल से कॉलेज विश्वविद्यालय तक जाना है, और एक आजाद भारत के बाद हम उतने सक्षम भी नहीं हो पाए। आज राजस्थान बिल्कुल इस स्थिति में खड़ा है कि और प्रदेशों के नहीं, अब बाहर से भी, अन्य कंट्रीज से, वहां से भी देशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, और ये माहौल पूरे देश में बना है। नए IIM, IITs, इतने मेडिकल कॉलेज जो इस मोदी सरकार ने, एक छोटे से हर जिले को हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, तो वो निश्चित तौर पर वो पलायन कम हुआ है। और जिस तरह से ग्लोबल हमारा वर्ल्ड है, तो उसमें हमारी भागीदारी, हमारा जैसे इन्वॉल्वमेंट इतना हुआ है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए अनभिज्ञ हुआ करते थे, जिन्हें हम जानते नहीं थे, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तक आई, और एक ऐसा वातावरण भी बना देश में कि चीजें यहाँ स्थापित कर पाए। दूसरा, आपने आय के स्रोत की बात करी, तो आय के स्रोत के लिए देखिए, पहले राजस्थान जो था, सब कहते थे धौरों की धरती, बहुत कम जनसंख्या। यहाँ आज भी लोग कहते हैं कि किलोमीटर तक चले जाओ आपको कुछ देखने नहीं मिलता, लोग नहीं मिलते, आबादी नहीं मिलती। तो अब आप इससे पहले का राजस्थान सोचिए क्या रहा होगा। और एक पूरे विश्व में हमारी पहचान है मारवाड़ीज मीन्स व्यापारीज, टॉप के व्यापारीज। तो वो आय के स्रोतों को लेकर गए, लेकिन वो केवल स्रोत लेना नहीं, उनका विजन, मिशन, कहते हैं हम मारवाड़ी से ज्यादा शार्प कोई बिजनेस में होता नहीं है। और एक हमारे हिंदुस्तान में तो कहावत भी चलती है, जहां ना पहुंची मालगाड़ी वहां पहुंचा मारवाड़ी। तो मतलब कहते हैं ट्रेन भी लेट पहुंचती, लेकिन मालगाड़ी हर जगह फिर भी जाती है, तो वो नहीं जाएंगी, लेकिन मारवाड़ी पहुंचेगा। व्यापार का जो हमारे खून में, रग रग में है। तो पहले यहाँ लोगों की बहुलता है, वो कहते हैं वो आपको जो व्यापार के लिए जो आपको बाजार चाहिए, लोग चाहिए, वो नहीं था। लोग बाहर गए और बाहर जाकर उन्होंने अपने आप को ना केवल स्थापित किया, ये लोगों में प्रतिमान स्थापित की उन्होंने कि हमसे बेहतर कोई नहीं। तो आप मुझे सौभाग्य मिला 28 राज्यों में काम करने का, और मुझे एक सिंगल ऐसा राज्य नहीं मिला कि जहां मैं मारवाड़ी अपने राजस्थानियों से ना मिलूं। इवन आप देखोगे कि अभी इतने बड़े राइजिंग राजस्थान के लिए हमारे सारे मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, सब लोग बाहर विदेशों तक में गए, तो स्पेसिफिक वो राजस्थानी समाज के लोगों से जाकर मिले। और वो सारा समाज नहीं है, वो वहाँ का प्रतिष्ठित व्यापारी है, वो उस कंट्री में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनकी इकोनॉमी में। तो हमारे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमने उन्हें आह्वान किया कि अपने घर आकर भी संभालिए। और राजस्थानी मारवाड़ीज की एक और क्वालिटी आप देखिएगा, ये चाहे आप 100 साल पहले भी जो लोग यहाँ से प्रवासी होके वहाँ स्थापित हो गए परमानेंट, लेकिन उन्होंने अपना घर गाँव नहीं छोड़ा। उनकी एक लैंग्वेज होती है, अपने देश जा रहे हैं। वो चाहे आपको मध्य प्रदेश से भी राजस्थान आएगा तो वो कहेगा अपने देश जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये जो हमारी कल्चर को सहेज के रखना, अपनी बोली को, खान पान को, ये मारवाड़ीज में हमेशा से रहा है। तो हमारे लिए बहुत महत्वता निभाते हुए, रीजन चाहे जो भी रहे, लेकिन आज उनकी जिसे कहते हैं विस्तार के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे गांव से आदमी अपने तहसील में जाता है, जिले में जाता है, स्टेट की कैपिटल, देश की कैपिटल, फिर विश्व के लोगों को देखता है। तो दरवाजे हमेशा हमने जैसे खोले, हमेशा खुले रखने चाहिए। हम कहीं भी जा रहे हैं वहाँ अपनी छवि को छोड़ के, अपनी मजबूती को छोड़कर आए, लेकिन अपने घर को जरूर ध्यान रखें। और मारवाड़ीज को ये माहौल देने का काम अभी जो हो रहा है विगत कुछ वर्षों से, मैं ऐसे स्पेशली कहूंगी, पिछले 10 साल से मोदी जी के शासन में जिस तरह से भारत की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर आ गई और हम तीसरे के लिए अग्रसर हैं, जिस तरह से निर्यात वगैरह सब कुछ बहुत कई गुना बढ़ा है,
ये सब चीजें उन्हें आकर्षित कर रही हैं कि जो माहौल उन्हें बाहर मिलता था आज उनके अपने घर में, अपने देश में और उनके अपने प्रदेश में भी है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, आप देख रहे हैं ये 32 लाख करोड़ के एमओयू में बहुत सारे लोग मारवाड़ीज हैं और देश की प्रतिष्ठित जानी मानी जो हमारी, जिन्हें हम उद्योगपति फैमिलियां कहते हैं, वो राजस्थान से निकली है। इस कहानी को सब जानते हैं। आज वो इन्वेस्ट भी उस तरह कर रहे हैं कि माहौल दिया है हमने, तो वो परिवार अपने परिवार के इसको सम्मान को बढ़ाने के लिए वापस से आ भी रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, मारवाड़ी की आपने बात की। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की वेशभूषा, खान पीन सब बहुत अच्छा है और सबको बहुत भाता है। विदेशों से जब भी लोग आते हैं तो यहाँ पर एक उन्हें खुशनुमा सा माहौल नजर आता है। आप देखो जैसलमेर की मैं बात करूँ तो कितने पर्यटक यहाँ आते हैं, विदेशों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं और हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है यहाँ आकर। लेकिन मैम सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य वाली बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग अपनी इस कल्चर को, अपनी संस्कृति को छोड़ करके विदेशों में जाते हैं, दुबई जैसी जगह पर जाकर उद्योग करते हैं, वहां पर व्यापार करते हैं। और फिर क्या होता है, कोई परिवार का बेटा गया तो वहां चले गए, उसके बाद में उसने शादी वहां कर ली, अपने बच्चे बसा लिए, परिवार बसा लिया, तो वो अपने गांव, अपने शहर को भूल सा जाता है, अपनी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं भूलता है। लेकिन आज विदेश अपनी संस्कृति को अपना रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, जब वर्ड एक मुट्ठी पर आता है ना पूजा जी, इस हर चीज के दो पहलू होते हैं। गिलास को खाली भरा देंगे, भरा, और हम उसको आधा भरा देंगे, आधा खाली देंगे। जब आज दुनिया मुट्ठी में आ गई, आप इसको मीडिया के माध्यम से कहें जिस तरह से, तो आप सोशल मीडिया कैसा हुआ है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है 1 मिनट में आपको पता होता है, पहले दिनों लग जाते इस बात में। इवन जयपुर की कैपिटल में क्या हो रहा है उस बात को यहाँ की जिलों तक पहुंचने में दिन लग जाते थे। आज सेकेंडों की दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। तो आज के परिवेश में मैं इस बात को कहूँ, नो डाउट राजस्थान का टूरिज्म हम देश में बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं हम 5वें नंबर के उस पर है। कोई भी विदेशी लोग आते हैं वो यहाँ राजस्थान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। जब कोई भी, या कहे हर तीसरा पर्यटक विदेश से आने वाला, मैं विदेश वाले का जरूर कहूंगी, घरेलू तो आते हैं, वो हर तीसरा पर्यटक राजस्थान उसकी लिस्ट में शुमार होता है। और देश में ही नहीं, विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान का, आपने जिस तरह कल्चर की, पहनावे की बात की, जो एक आपको फील कराता है, स्पेशल एहसास कहते हैं ना, खास होने का एहसास, वो राजस्थान की कल्चर देती है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेशी लोग भी बहुत आ रहे हैं, हमारे अपने लोग तो आ रहे हैं। तो टूरिज्म हमारा बहुत अच्छा है। अब आपने कहा कि क्यों वहां जाके बस जाते हैं या भूल रहे हैं, तो देखिए काम के लिए लोग जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी मूल को, अपनी जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कहते भी जो जड़ से हिल जाता है ना, वो पेड़ फिर मर जाता है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है वो आज उनके अंदर की भारत की आत्मा भी उनमें जिंदा नहीं रही। लेकिन जो लोग जड़ों से जुड़े रहे हैं, ये मैंने पहली वीक आप भी कहूंगी, राजस्थान के लोगों की ये खासियत है, वो अपनी जड़ों को छोड़ते नहीं है। लेकिन जाना चाहिए, पूरी दुनिया आपके लिए अपने पंख फैलाइए, आकाश होता है, उड़ान भरिए। और आज तो हम सारे लोगों को हम भी इन्वाइट कर रहे हैं। आप देखिए इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आ रहा है, मोदी जी ने टास्क ले रखा है कि एशिया की फूड बास्केट हम भारत को बनाएंगे। वर्ल्ड में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सब लोगों को, आज आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ चुका है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो विदेशी कंपनियां, जिनके ब्रांड, जिनकी पहचान वो आज इंडिया में अपनी यूनिट लगा चुकी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें कि लोगों का जाना आना आज ये कॉमन हो गया है। जब पहले हम जयपुर से दिल्ली जाना इम्पोर्टेंट होता था कि हम दूर जा रहे हैं, और आज जयपुर दिल्ली नहीं, आज आप लंदन दुबई तो ऐसे जाते हो, 2 घंटे की जर्नी है। तो ये टेक्नोलॉजी और जो जिस तरह से एक विश्व बढ़ रहा है, तो एक उसका ये अपने आप में मैं ये कहूंगी कि जाने आने की कोई बुराई नहीं है। एक ऐसा एग्जांपल है कि एक शहर से अपने आप को एक्सप्लोर करने, सीखने की चीजें मिलती हैं, एक दूसरे से हम मिलते हैं, वहाँ कैसा बिजनेस चल रहा है। और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग जो पहले हमें और जगह महसूस होती थी, वो आज इंडिया में है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जाना चाहिए, वहाँ स्थापित भी करें। कहते हैं जहाँ जाइए वहाँ अपनी इम्पोर्टेंस, आपके वजूद को स्थापित करके आइए, लेकिन आप अपने घर जरूर आइए। तो मैं उन सारे लोगों को आपके इसके माध्यम से आमंत्रित भी करूंगी। आप कहीं बस गए, आपने एक अपने आप को स्थापित किया, लेकिन अपने घर की तरफ मुड़कर जरूर आइएगा। और आपने वहाँ क्या किया, एक जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जरा अपने घर भी आइए। यहाँ जैसे आप बड़े हैं, वो प्रेरणा यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के समाज को भी दीजिए कि इस तरह बढ़ सकते हैं, अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अपनी संस्कृति, हम विरासत के लिए जाने जाते हैं, राजस्थान की जो विरासत है, राजस्थान की जो संस्कृति है, उसे मन में संभाल के रखिए। क्योंकि ये देश अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर और अपने आध्यात्म, क्योंकि धर्म जो आध्यात्म है
वो कल्चर और आपकी पूरी संस्कृति से जुड़ा होता है। हम उसके दम पे विश्व गुरु थे, हम आज भी विश्व गुरु उसी के दम पे बनने जा रहे हैं। हमारी वही जो स्पिरिचुअलिज्म है उसी की पूछ पूरी दुनिया कर रही है। जो आप कह रहे हो ना, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा अध्यात्म है जो अट्रैक्ट करता है। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी और जिसे कहें लग्जरी इकोनॉमी तो उनके पास हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा आध्यात्म, जीवन को और आत्मा को लास्ट कहाँ जाना है, वो हमारे आध्यात्म है जो आज उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहीं और अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग कहीं और होते हैं, लेकिन जिन्होंने जो देखा नहीं होता है। लेकिन आज पूरा विश्व भारत के स्पिरिचुअलिज्म को देख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज ऐसा आपको शासक मिला है, कहते हैं शासक का धर्म प्रजा का धर्म होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मोदी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री जब कोई देश का, कोई अमेरिका, लंदन, जापान, फ्रांस कहीं से आए और वो बनारस के घाट पे आरती करेगा, वो रामलला के दर्शन करेगा, ये आपने सोचा नहीं था ना। आज ये सब देश में होता है। जब वो होता है तो आप देखेंगे आज भारतीयों की कम्युनिटी, जब प्रधानमंत्री जाते हैं उस देश में, आपको क्या लगता है, एक छोटा भारत, मिनी इंडिया रहता है, वो यूनाइटेड हुए हैं। क्योंकि काम करने वाला, इस देश को लीड करने वाला लीडर कैसा है, तो वो एक माहौल जो पूरे विश्व में दिया है। तो आज आप देखिएगा हमारे प्रवासी भारतीय हर एक छोटे छोटे देश में मोदी जी जाते हैं, तो आपको अब आश्चर्य हुआ 10 साल में कि इतने लोग भारत के रहते हैं। और आज वो सारे अपने देश में आने लगे क्योंकि उनको वो मूलभूत सुविधाएं या जो मैंने कहा ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, ईज ऑफ कल्चर या आना जाना, बहुत सारे एनआरआईज के लिए सुविधाएं जो मोदी सरकार ने दी है। आप देखोगे वो छोटा सा भारत बड़ी मजबूती से विश्व में कहता है, मोदी जी का स्वागत करता है, भारत माता की जयकार करता है और अपने देश से ये दिखाता है कि मेरी जड़ें यहाँ हैं और हम यही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत साधारण, बहुत अच्छे शब्दों में इसको बयां किया है। इसी के साथ में मैं शेखावटी इलाकों की बात करूं तो आमतौर पर जो प्रवास है वो सबसे ज्यादा वहां देखा जाता है। झुंझुनू में आप सबसे ज्यादा प्रवासी पाएंगे। कभी भी हम इनका रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं तो झुंझुनू एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रवासी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रवासी होने के साथ साथ सबसे ज्यादा उद्योगपति है, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग आपको वहां मिलेंगे। ऐसे में क्या मजबूरियां होती हैं, लेकिन मैम यहाँ से निकलने के बाद में वो पैसे वाले हो जाते हैं। क्या राजस्थान में उन्हें इतना पैसा नहीं मिल पाता, आगे नहीं बढ़ पाते? नहीं, देखियो ये जो सारे लोग निकले, आप इसे कहो एक प्रतिमान स्थापित किया, चाहे वो बिरला ग्रुप हो, हिंदुजा ग्रुप हो, ये सब लोग निकल कर गए राजस्थान से। और शेखावटी वाला एरिया, आप जब सीकर से हम झुंझुनू और बीकानेर इधर बढ़ते हैं, इसमें आप ऐड करिए जैसलमेर, सिरोही, पाली, उधर जालोर, उधर के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी हैं। इसको भी ऐड करिए। शेखावटी वालों का हाँ ब्रांड नेम बहुत बड़ा है। उन्होंने एक अपनी साख बनाई, देश में नहीं विदेश में बनाई। मैं ये जो जब ये लोग मूव करते थे वो डेजर्ट वाला एरिया बहुत ज्यादा था कंपैरेटिवली राजस्थान के। आप और हाड़ौती वो देखेंगे या मेवाड़ या इधर आप पूर्वी राजस्थान, इन सबको देखो, उसके कंपैरिजन में ये जो 2 पार्ट थे हमारे डेजर्ट से भरे थे। यानी करने को कुछ नहीं था, बारिश पर आधारित जितनी फसलें तो, और पॉपुलेशन भी कम, डेफिनेटली डेंसिटी जहाँ मैदान है वहाँ ज्यादा रहते हैं लोग, दौरों में कमी रहते हैं रेट में। तो एक वो उनका रीजन बना कि व्यापार बाहर करना है, पीढ़ियों से चला है, व्यापार करने मारवाड़ी जाते रहे। अब जब चीजें बहुत आसान हुई, अब लोगों के पीछे लोगों ने जाना शुरू किया। अब ये फिक्स नहीं रहा कि इस कम्युनिटी के लोग ही बाहर जाएंगे। उनको देख के, क्योंकि माहौल बदला, लोगों में सब में जागृति आई और एक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा। लोगों ने भी बाहर जाके कमाना चालू किया। या जो लोग बहुत गरीब थे, यहाँ मजदूरी नहीं, क्योंकि आपको उतना सब सिस्टम नहीं मिलता था। आज परिवेश बदल चुका है। आज आप शानदार हाईवेज बने हैं, बहुत सारी एजुकेशन में। आज सीकर का नाम है, ब्रांड नेम है सीकर आज कोटा की तरह। तो आज वहाँ वो इंफ्रा की प्रॉब्लम नहीं है। इवन अब नई तकनीकी, पानी की प्रॉब्लम राजस्थान में वो नहीं बची। खेती भी बहुत अच्छी हो रही है। इवन इजराइल से जिस तरह से हमने नई टेक्नोलॉजी को लिया, डेजर्ट वहाँ है, तो आज आप डेजर्ट में आप देखिए बाग खिले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स और ऐसी सब्जियां हो रही है जो हमने सोचा, इमेजिन नहीं किया था। तो अब आप देखेंगे कि लोग अपने यहाँ काम बहुत कर रहे हैं। राजस्थान में इवन बाहर के लोग आने लगे हैं। तो तब आय के स्रोतों की कमी, कहीं ना कहीं हम अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। आज हम भी बात कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। ये चाहत होती है। जब आदमी अर्न करने जाता है, पढ़ने जाता है, तो ज्यादा पाने की चाहत हमेशा रहती है। और यही इंसान की सबसे खूबसूरत कृति इसलिए ईश्वर की कहा जाता है कि वो टॉप तक पहुंचने की चाहत रखता है और उसे पूरा करता है। चांद तक पहुंचने का सोचा तो पहुंचा। तो इसीलिए लोग वहाँ सेटल हो जाते हैं या लोग मूव करते हैं। लेकिन मैं केवल राजस्थान के लिए नहीं कहूंगी, आपको बंगाल बहुत बड़ा मूव करता है। थोड़ा सा जहाँ कभी वातावरण की स्थिति नहीं रही या मोर पॉपुलेशन या जिसे कहें कि
सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा उस जगह के लोग, जैसे यहाँ आपके एनवायरनमेंट का सपोर्ट नहीं रहा, तो लोग बाहर कमाने निकलते हैं, बड़े लेवल के उद्योगपति भी बनते हैं, लेकिन छोटे लेवल के जो हमारे मजदूर वर्ग है ये लोग भी बहुत सारे पलायन करते हैं। वो चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, हर प्रदेश से हर प्रदेश में। अच्छा, एक चीज और है ना, सब कारीगरी की एक होती है, बंगाल के आपके ज्वेलरी के कारीगर आप बहुत आपको राजस्थान में मिलेंगे। तो राजस्थान के कारीगरों का ये पत्थर का वर्ग है और एक हस्तशिल्प है, इसके वर्ग मिलेंगे, ये सब चीजें तो आपको स्पेशली। इवन मैं भी मध्य प्रदेश एक्सप्लोर कर रही थी किसी से, तो वहां देखा कि आपके घर के फर्श की अच्छी स्टोन्स की अगर आपको अच्छी सेटिंग करानी तो आपको राजस्थान की मिस्त्री चाहिए। दे पीपल आर वेटिंग, वो हमेशा इंतजार करते हैं कि वो 2 महीने बाद सही वो राजस्थान के कारीगर आए, क्योंकि हमारे जो किले हैं और वो आपने देखा है कहाँ से इतनी पहाड़ों पर बनना करना, तो इस चीज में एक्सपर्टीज माने जाते हैं। तो ये भी एक रीजन। रामलला की मूर्ति वाला भी आप देखिए राजस्थान से, और हमारा पत्थर, तो ये काम के लिए एक्सपर्टीज जहाँ होते हैं तो वो मूव करते हैं। तो ये भी होता है कि कहीं आपको हैंडलूम के कारीगर बहुत अच्छे हैं, कहीं आपको मोजड़ी बनाने वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। कहीं फसलों के लिए आप देखिए, अच्छी क्रॉप के लिए यूपी से आप यहाँ राजस्थान में लोग आके, अब जो क्रॉपिंग चालू हुई है पानी की कमी बचाते हुए, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे क्रॉपिंग में, वो मैदानी इलाके के लोग वो एक्सपर्ट हैं। तो ये भी पलायन होता है। इस पलायन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपना राज्य छोड़ा, अपनी एक्सपर्टीज को दूसरी जगह सिखाना, और जब अगर पैसा ज्यादा होता है तो आदमी वहां रुक जाता है। देश तो हमारा अपना है, धरती तो हमारी अपनी है, तो फर्क भी कहाँ पड़ता है, काम तो सारा देश में ही आ रहा है ना, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। मैम, आपका जवाब था कि आपके वोटर्स नहीं, आपका एक परिवार होता है, ये वोटर्स आपका एक परिवार है। लेकिन ऐसे में जब चुनाव आता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि इससे पहले प्रवासी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब चुनाव आता है तो वोटर्स मतलब प्राप्त करने के लिए, वोट लेने के लिए उनका डाटा खंगाला जाता है, उन्हें पूछा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, दूर दराजों से उन्हें बुला करके यहाँ वोट के लिए कास्ट करवाया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार उसी समय इन सब चीजों पर ध्यान देती है? देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ये ऐसी पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, आप इसको मैं कहूँगी मोटा मोटी अटल जी के समय से देखिए। हाँ। यहाँ अपने प्रदेश में काम करने वाले या मेरे जिले, इवन में हमारी डिटेलिंग तो यहाँ तक होती है, मेरी विधानसभा और मेरे बूथ पर मैं चुनाव में जाती हूँ एज ए इंचार्ज बनकर भी, तो मेरे बूथ पर कितने लोग बाहर रहते हैं उन्हें बुलाना है, बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग का काम होता है ऐसे, और करता है चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से, कि एक जिसे कहते हैं जागरण अभियान चलता है कि सब अपने वोट का अधिकार जरूर उपयोग करें। आदरणीय मोदी जी बार बार यही कहते हैं, अपने वोट का मताधिकार आप जरूर लीजिए। भारत सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश है, तो हम लोग इस चीज को कि अपने वोट के अधिकार का उपयोग करिए। ये 5 साल का हथियार है जो आपके आने वाले 5 साल को स्वर्णिम बनाने का काम करता है। आज देखिए, यही वोट के अधिकार का परिणाम है। इतना शानदार इंफ्रा है कि आज आपको किसी भी जगह जाना हो तो जो जर्नी कभी 5 घंटे में हुआ करती है, आज इतनी अच्छी रोड्स हैं कि आप 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो उस प्रवासी को आने में ये सुविधा होना, ये भी तो उसके वोट के परिणाम था कि उसने मोदी जी को चुना। आज सड़कों का जिस तरह जाल है, या जितनी ट्रेन है, हवाई यात्राएं, इतने हवाई अड्डे वगैरह सब अब तो बड़े बड़े जिलों तक बन गए, जो कभी रेयर हुआ करते, तो उनके लिए भी प्रपोजल है अपकमिंग उसमें। तो आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है, वो आपके आने वाली जनरेशन के लिए। तो हमारे लिए वो केवल वोटर नहीं है, वो वोट के अपने मताधिकार का उपयोग करे, ये उसका अधिकार है। तो हम क्योंकि केवल सत्ता को पाने वाली पार्टी नहीं है, हमारे टारगेट में भी नहीं रहता कि हमें केवल सरकार बनानी है, हमें एक अच्छे समाज के निर्माण का भी ये हमारी पार्टी होने के नाते जिम्मा है। और जो एक संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा करनी भी, ये भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। राजनीतिक जागरण सब में होना चाहिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम रहता है। तो जब वो वोट देने आएगा तो वो ये भी जानेगा कि कौन खड़ा हुआ है, उसकी नीतियाँ क्या है। ये हर एक भारतवासी को मैं कहती हूँ, ये 18+ में हर एक बच्चे को ये बिल्कुल पता होना चाहिए। घर में एक जैसे चर्चा होती है जॉब क्या करना है, ऐसे राजनीति की भी चर्चा होनी चाहिए कि देश में किसको चुनना है, नेता किसको बनाना है, सरकार किसकी बनानी है, क्योंकि वही तय करेगा कि आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। तो हर एक वोटर को जानने का हक होना चाहिए कि उसका विधायक कैसा है, उसका पार्षद कैसा है, उसका सांसद कैसा है, वो क्या करना चाहता है। जब वोट ही देने नहीं आएगा तो ये सब क्या जानेगा। ये राजनीतिक जागरण लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक परंपरा को निभाने वालों में होना चाहिए। हम उसकी परंपरा का निर्वहन करते हैं। हम वोट नहीं, हम परिवार बनते हैं, हम बूथ तक की डिटेलिंग करते हैं। और बूथ में आप जानते हैं 700-800 लोग होते हैं, तो किस घर में कौन है,
भारतीय जनता पार्टी इसलिए बूथ पर लड़ने वाली पार्टी होती है, हम वहां तक काम करते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, उनमें से कौन बाहर है, किसको क्या परेशानी, हम ये तक जानने की कोशिश में अपनी निरंतरता को बनाए हुए हैं। तो वो हमारा परिवार है। परिवार तो एकत्रित होना चाहिए। लोकतंत्र सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है। और त्योहार पे जैसे आप दीपावली है या होली है सबको बुलाते हो ना घर पे, तो हम लोकतंत्र के त्योहार पर बुलाते हैं सबको कि अपने घर आइए, त्योहार पर मनाएंगे और एक मजबूत सरकार चुनेंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे। बेहद खूबसूरत मैम। बदलते भारत की आपने बात की, बदलते भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो विकसित भारत संकल्प उनका एक सपना। बदलते भारत की एक तस्वीर में आपको बताना चाहूंगी, युवा आज हमारा युवा नए स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रख रहा है और खुद से कुछ ना कुछ नए नए तरीकों से उद्योग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। पहले एक समय ऐसा होता था कि सरकारी नौकरी के पीछे भागा जाता था, लेकिन आज प्राइवेट जॉब में भी नए नए स्टार्टअप्स करके वो अपना भविष्य बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी भी बदली है और समय भी बदला है, कई सारी चीजें हमें देखने को मिली है, लेकिन ऐसे में मैम सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, 2047 को हम दूर रखें 2028 की बात करें तो कितना क्या कुछ बदलाव होगा इसमें? देखिए, पहले हम लोग एक इमेजिनेशन में देखते हैं तो एक नौकरी मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और जिसका बहुत बड़ा सपना है वो IPS IAS बन जाए, या छोटी मिडिल लेवल पे आओ तो टीचर बनना है, और नहीं तो आप किसी कंपाउंडर, बस इस तरह की चीजें ये सोच में थी। बिजनेस को लेके हमने सोचा तो हमेशा यही सोचा कि बड़े शहरों का काम है या बड़े लोगों का काम है। देखिए, सपने दिखाने वाला कैसा है, हमारा बॉर्न बॉटअप कैसा होता है। कुछ पेरेंट्स इतने प्रेरणादायी होते हैं कि बच्चे की लाइफ को बदल के रख देते हैं, वो पूरा मौका देते हैं। आज आपके भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। व्हाई यू आर ऑलवेज कीप योर हैंड कि हमें प्लीज दीजिए, आप इस तक आइए। हाथ, आप मुद्राओं का वो हो जाता है कि ये देना है, ये मांगने के लिए और ये देने के लिए। तो वो एक सोच और विजन उनमें रहा। तो बिजनेस बहुत सारे हमारे हाथों के हुनर ऐसे हैं, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स, हमारा हस्तशिल्प जो भी है, इसकी डिमांड, हमारे कपड़ों की डिमांड इतनी है विदेशों में, हमारे कॉटन की। और आज हम देखेंगे तो सारे विदेश की जो ब्रांडेड कंपनी है, सारी यूनिट हमारे यहाँ खोलकर केवल अपना ब्रांड लगाकर, मतलब विश्वसनीयता और हमारी क्वालिटी का इतना आज रोल है कि वो हमारे ब्रांड, हमारे यहाँ यूनिट लगा के, ब्रांड लगा के उसको चला रहे हैं। तो मोदी जी ने वही काम किया। आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, और सबसे बड़ी कि हम हथियार हमेशा दूसरे देशों से मांगते थे, आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो खुद को खड़ा करने का जो काम किया, तो इससे ना केवल इकोनॉमी बढ़ी, व्यापार आपका इतने अच्छे से हुआ, और इतने लोगों को नौकरी प्रैक्टिकल संभव नहीं। हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी आज की डेट में, इतनी बड़ी आबादी को नौकरी कहाँ दोगे आप, कैसे उन्हें खड़ा करोगे? तो जिस पे हुनर है उस हुनर को पहचान देके उस काम को बढ़ाना। इसीलिए आपका आज जो एक्सपोर्ट इतने लेवल पे बढ़ा है, क्योंकि आपका यूथ आज स्टार्टअप के जरिए अपने आप को खड़ा किया, उसने अपने काम किए, और आपका जब आपका ये एक्सपोर्ट बढ़ा है तो आप आज 5वीं इकोनॉमी के ऊपर आए हो, आज विश्व की निगाह आपके ऊपर है। तो ये एक चेन है पूरी, इस चेन को सही से पहचानना, उस माहौल को क्रिएट करना। और वो जैसे गुजरात से मोदी जी ने चालू किया था, सिंगल विंडो पर आपको अगर कोई कंपनी बनानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो सिंगल विंडो पे सारे काम हो। आज वो माहौल पूरे देश में दिया सरकार ने। सबसे बड़ी जरूरत धन की होती थी, वो सपोर्ट दिया। कितने सारे ऐसे काम दिए जिसमें सब्सिडी भी दी गई और इजी लोन किया। और यही तक नहीं, आप देखिए कि हर हाथ को काम मिले। ये गुजरात की कल्चर थी, लेकिन आज आप देखिए हिंदुस्तान की कल्चर है। आपने सुना होगा स्वयं सहायता समूह, शक्ति वंदन का इतना बड़ा कार्यक्रम मोदी जी ने किया। वो जो किनारे पर बैठी औरत है, जिसको कुछ नहीं पता कि वो तहसील गया, वो हाथों से कुछ बनाती है, तो उसको भी वहाँ खड़ा किया गया। और देश की GDP में मैं आपको बताऊं 18 से 20% योगदान है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। 2014 तक माहौल कैसे, आप ये स्टार्टअप, छोटे की स्टार्टअप किया, एक कंपनी बनाई, काम किया, ये अलग बात है। छोटे से काम को पहचान देना कि जो आपकी संख्या 2.25 करोड़ के आसपास जुड़ी थी, वो आज 11 करोड़ प्लस में सेल्फ हेल्प ग्रुप की। और इतनी सारी कहानियां, लखपति दीदी बनाना, ड्रोन दीदी बनाना। तो इकोनॉमी को युवाओं के साथ में महिलाओं को जोड़ना और उन सबको इस स्थिति तक लाना कि 10-15 हजार का भी अगर कोई कमाती अपने घर में बैठ के, जिसकी 10-15 पैसे की भी वैल्यू नहीं हुआ करती थी, वो पहचान दी, वो माहौल दिया। तो जब सारे लोग काम करेंगे, सब लोग देश में अपना योगदान देंगे, तो योगदान लास्ट के व्यक्ति का भी नहीं रहना, छूटना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास है,
सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उस हर एक का उसके लिए इस विश्वास को प्रयास को लेने के लिए सबको माहौल भी दिया जा रहा है। तो देश इसीलिए उन्नति की ताकत पर है और एक आर्थिक मजबूती के साथ में भारत खड़ा हुआ। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश हमारा विकसित हो। इसी के साथ मैम, जिस तरीके से हमने यहाँ मजदूरों की बात की, प्रवास की बात की, राजस्थान सरकार ऐसी क्या पहल, ऐसी क्या योजनाएं कर रही है कि यहाँ से जो व्यक्ति प्रवास करके जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि यहाँ से जो व्यक्ति प्रवास करके जाता है उसे विदेशों में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनका उस समय सुरक्षा कवच कोई नहीं बन पाता है। अगर विदेशों में जाकर उन्हें कोई भी असुविधा होती है या कोई भी असुरक्षा होती है तो राजस्थान सरकार उस पर कैसे एक्शन लेगी, कैसे काम करेगी? देखिए, राजस्थान सरकार के साथ में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार। जी। विदेशों में जाने वालों के लिए हमारे दूतावास होते हैं और उनकी ड्यूटी भी होती है। कोई परेशानी आए तो उनकी सुरक्षा की बात हो, जो भी दिक्कत है वो उनको वहाँ उनका समाधान ढूंढे, उन्हें सॉल्व करें। लेकिन सुरक्षा की बात पे कहूंगी, एक मजबूत भारत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने चाहे यूक्रेन युद्ध देखा हो, चाहे कहीं भी विश्व में कोई ऐसी परेशानी आई हो जब भारतीय फंस गए हो, तो हमारी सुरक्षा इतनी सुनिश्चित है कि भारत का झंडा दिखाते ही हमारे पड़ोस के दुश्मन लोग भी उसका उपयोग करते हुए अपनी जान को सुरक्षित कर लेते हैं। और आज भारत के नागरिक को इतनी सुरक्षा, इतना दम मोदी सरकार ने दिया हुआ है कि कोई भी आपत्ति उस पर आए तो दूतावास के साथ में उस देश की सरकारें पूरी सतर्कता के साथ में ध्यान रखती हैं कि इनकी नागरिकों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके काम को लेके। तो यही मजबूती राजस्थान की सरकार, आप देखेंगे कि आदरणीय भजनलाल जी ने विकसित भारत के साथ में विकसित राजस्थान का संकल्प लेते हुए इस राइजिंग राजस्थान को रखा है कि विकसित भारत होगा लेकिन साथ में विकसित राजस्थान होगा। तो वही चीजों को फॉलो करते हुए पूरी सरकार उस प्रतिबद्धता से काम कर रही है, ना केवल विदेशों में बसे भारतीय, उसके लिए केंद्र सरकार से बहुत सहयोग मिलता है, लेकिन देश भर में बसे जो हमारे राजस्थानी हैं उन पर भी पूरा फोकस हो। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि पहले एक हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करते थे, या अन्य प्रदेशों से भी, मैं यहाँ केवल राजस्थान को लेकर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का देश को लेकर क्या सोच है पूरे देश में। ये असंगठित क्षेत्र के लोग जो मजदूरी करने जा रहा है, छोटी रेडी पटरी कुछ खोली, उसका कहीं कोई ब्यौरा नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। MSME ये सब बनाए गए, इन लोगों को भी संगठित, इनके सबके आंकड़े संकलन किया गया, कितने लोग का है, सारा डाटा कलेक्ट किया गया है कि इनकी भी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, उनको भी लोन मिल रहा है बिना कोलेटरल के, बिना ब्याज के, उन्हें एक छोटे लोन वोन देने का, उनके स्थापित करने का। तो ये इतना बड़ा डाटा ये पिछले 10 साल में पूरे देश का एकत्रित किया गया है। राजस्थान भी उसमें हिस्सा है और अन्य प्रदेश भी हिस्सा है, ताकि उन लोगों की काउंटिंग केवल एक जिसे कहते हैं एक नागरिक है, एक व्यक्ति इस तरह ना रहे, उनकी महत्वता जैसे आज आपकी है या मेरी है, वो एक इस देश के महत्वपूर्ण नागरिक है, उनकी जरूरतों का भी ध्यान होना चाहिए, उनकी गिनती होनी चाहिए। वो केवल वोटों की लाइन नहीं, वो एक यूनिट जो अपने आप में मानवीयता के नाते, क्योंकि सारे हम लोग टेक्नोलॉजी और सब चीजों को लेते के साथ में सबसे बड़ा जो मोदी जी का मंत्र है, मानवीयता सबसे पहले। G20 की हमने मेजबानी की, हमने इसी को किया, वसुधैव कुटुंबकम, और पूरा विश्व हमारा परिवार है और हम विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। हम अपनी पूजा पाठ में, हम वो हिंदुस्तानी, हम उस कल्चर के लोग हैं। इसीलिए आपने मुझसे पहला क्वेश्चन किया था ना, लोग हमारे लिए क्यों अट्रैक्ट है हमारे कल्चर के लिए। हमने पूरे विश्व को परिवार माना है, हमने पूरे विश्व के कल्याण की बात करी। कभी हम ऐसा नहीं कहते मेरा भला हो, पूरे विश्व का भला। ये हमारे मंत्रों में, पूजाओं में, सनातन में है, ये आध्यात्म है हमारे। तो ये जो हमारी भावना है, इसको ध्यान में, मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों पर भी बहुत विशेष करके ध्यान दिया गया है। तो और ये ध्यान, ये सरकारें भी, भाजपा की ज्यादा सरकारें, वो अपने प्रवासियों पर विशेष ध्यान देती है, चाहे वो मजदूर प्रवासी हो और वो चाहे हमारा जाना माना उद्योगपति प्रवासी हो, जिसकी जैसी हमारी उचित यहाँ आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनसे आग्रह भी किया जाता है कि आप ये काम अपने भी प्रदेश में आकर करिए। जी, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रखा है, राइजिंग राजस्थान समिट, और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए। क्या लगता है आपको कि इस कार्यक्रम से राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने प्रवासी हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे? मुझे लगता है अब तक राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी उड़ान राजस्थान ने कभी नहीं भरी।
ये वो उड़ान होगी, ये वो द्वार खोले हैं भजन लाल जी ने। और ये सौभाग्य की बात रही कि इस इतने बड़े कार्यक्रम में मोदी जी का सानिध्य मिला राजस्थान को, तो जिसे कहें कि विश्व के इतने देशों के लोग आए। और मुझे लगता है हिस्टोरिकल है, अब तक अगर देखा जाए किसी प्रदेश में इतना बड़ा हुआ नहीं है। तो ना केवल भजन लाल जी ने राजस्थान के लिए पूरे भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बड़ा आयाम स्थापित कर दिया। लोग आए हैं, उनको वो सारी जरूरतें, सारा माहौल उन्होंने देने का निर्णय लिया। अब आप देखिए, कोई भी उद्योग लगता है, सबसे पहले हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपके क्षेत्र में वो लोग आएंगे, रहेंगे, तो आपकी पूरी इकोनॉमी को, सबको जिसे कहते हैं उसको संबल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। होटल्स भी खुलेंगे, हर तरह की इंडस्ट्री, जिसे कहें इंफ्रा भी तैयार हो रहा है। इंफ्रा बहुत बड़ा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो कोई भी सेक्टर बाकी नहीं बचेगा। इवन हम दोनों तो नारी हैं, हम नारी भी बाकी नहीं बचेंगे, क्योंकि आप बहुत सारी स्पेशल आपने देखा होगा, महिलाओं के लिए एक सत्र आयोजित किया गया कि छोटे छोटे निवेशकों को आग्रह किया हमारे डिप्टी मेयर दिया जी ने, कि आप हमारे हुनर की जो महिलाएं जिन्होंने छोटे से निवेश को लगाकर 10-15 महिलाओं को लेकर आज बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तो आप यहाँ भी संभावनाएं तलाशिए और उनको भी आप अगर उनके साथ निवेश करते हैं तो आप बहुत जल्दी मिलेनियम में पहुंचने का आपको मौका मिलेगा। तो हर क्षेत्र के लोगों को मौका मिलेगा। और जब एक मजबूत राजस्थान होगा, चाहे आप देखिए, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे सौर ऊर्जा की बात हो, चाहे महिलाओं को खड़ा करने की बात हो, इंफ्रा वगैरह बहुत सारे निवेश है, लेकिन इन चीजों में निवेश आने, यानी हर क्षेत्र के लोगों को वो मौका मिलना, तो राजस्थान एक सशक्त राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। और विकसित राजस्थान होगा, अपना अर्थतंत्र होगा। तो जो हम, आपने एक बात शुरू की थी, बहुत सारे हमारे लोग बाहर ढूंढने जाते हैं काम, तो बहुत सारे लोगों को काम बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने काम को स्थापित करने, दिखाने, दुनिया को सिखाने जाएंगे। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव होगा। और नो डाउट सक्षम समाज होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, तो ग्रो करता राजस्थान होगा, खुशहाल राजस्थान होगा, उत्साह से भरा राजस्थान होगा। और हम तो वैसे भी रंग बिरंगे प्रदेश वाले लोग हैं, हम जैसे कहें धौरों में भी खुशियां ढूंढते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। हमारे खान पान सब चीजों को, तो सबको एक विस्तार मिलेगा, सबको एक पहचान मिलेगी। टूरिज्म में तो हम वैसे भी एक पहचान बन चुके हैं विदेश में, उसको भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, हमारे पर्यटन को भी। तो एक सशक्त राजस्थान, मजबूत राजस्थान, विकसित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, उत्साह भरा, रंगों भरा एक ऐसा राजस्थान की कल्पना जो की है, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो होने जा रही है। उम्मीद करते हैं आप जो कह रहे हैं वही हो। इसी के साथ राजस्थान प्रवासियों को पूजा कपिल मिश्रा क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगी, जहां भी रहे दुनिया में, अपना नाम आपने स्थापित किया है, राजस्थान को पहचान दी है। जब एक राजस्थान के उद्योगपति, राजस्थान के दिमाग को, राजस्थान की कल्चर को, सबको पहचान दी है। लेकिन यही कहूंगी कि आप कहीं भी रहें, अपनी जड़ों से जुड़ के रहें, अपने पीछे जो छोड़ गए उनको भी संभालने का काम करें। आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है, अपने प्रदेश के लिए, अपनी माटी के लिए कुछ करें। और कहते भी हैं कि जिसने जीवन में अपनी मिट्टी के लिए कुछ नहीं किया, वो कहीं कितना ही बड़ा बन जाए, उसकी कोई पहचान नहीं मायने रखती। तो आप जिस तरह विदेशों में या देश के अन्य भागों में आप स्थापित हुए, निसंदेह आपने अपने प्रदेश के लिए बहुत अच्छा किया है। मैं ये राजस्थानियों की इस भावना का सदैव आदर करती आई हूँ, और मैं हमेशा बोलने में भी बोलती आई हूँ कि राजस्थान के लोग हमेशा अपने देश में आकर, अपने प्रदेश में आके हमेशा कुछ करते रहे। चाहे वो हमारी, आपने संस्कृति देखी होगी, तो जिस समय की आप बात कर रहे हैं, कुओं बावड़ी से लेके, पानी संरक्षण से लेके, चाहे एजुकेशन की बात हो, धर्मशाला खोलने की बात हो, मंदिर की बात हो, तब भी शुरू से प्रवासी राजस्थानी करते आए हैं। और आज भी मैं यही आग्रह करूंगी कि आप जिस तरह यहाँ निवेश करने के लिए आ रहे हैं, बाकी लोग जो छूट गए वो भी आइए, अपने प्रदेश को, अपनी माटी को, इसकी खुशबू को पूरे विश्व में फैलाइए और इसको एक सशक्त और विकसित राजस्थान बनाने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैम आपका। थैंक यू।